बच्चों, आज मैं क्लास 10 का गणित में कुछ बताया था ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड संबंधित कुछ मैथ है जो आपको एग्जामिनेशन में आने का चांस है ना। जिसमें हम इसमें चांस क्या, इसको हम कह सकते हैं कि 100% इसका रिपीटिशन हो रहा है। हो सकता है कि ये आ सकता है, इट में 80% पॉसिबिलिटी दैट दिस टाइप ऑफ द सम विल कम इन द एग्जामिनेशन। तो मैथ क्या है, क्वेश्चन क्या है ये देखिए। तो क्वेश्चन जो है कहता है कि प्रूव दैट, ज्योमेट्री से है, प्रूव दैट ए parallelogram circumscribed a circle is a rhombus। यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज अ रोम्बस। यानी अगर आपका एक सर्कल है और सर्कल में आपका बाहर जो है, अगर एक हम क्या करते हैं, देखिए एक आपका पैरेललोग्राम हम इसको सीट करते हैं तो कहता है इट इज ऑल्सो ए रोम्बस। तो P मान लिया A, B, C and D है, that is also your, and here is P, that is also Q, this one is R and also S, touch the circle। तो प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। A parallelogram ABCD circumscribed a circle of radius or circle center O and radius R. Prove that is this parallelogram will be a rhombus। यानी ये जो सर्कल के चारों तरफ जो हमने ABCD एक समानांतर चतुर्भुज बनाया है, ये समानांतर चतुर्भुज नहीं बल्कि एक सम चतुर्भुज होगा। अब ये कैसे होगा, ये तो आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गई कि किसी भी सर्कल के परिगत यानी सर्कल के बाहर अगर एक समानांतर चतुर्भुज हम किसी प्रकार से खींच दिए जाए तो वो समानांतर चतुर्भुज क्या होगा, एक सम चतुर्भुज होगा। यानी ये पैरेललोग्राम है ना, सर्कमस्क्राइब है ना, ये सर्कल इज ऑल्सो ए रोम्बस। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, ए गिवेन ए पैरेललोग्राम A B C D a parallelogram ABCD which whose sides touch कर रहा है कहाँ पर, टच एट पॉइंट P Q R एंड S। P Q R S पर आपको टच कर रहा है। तो प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या करना है, A B C D इज a rhombus। गिवन A parallelogram ABCD whose sides AB, BC, CD, AD touch the circle at P, Q, R and S. Then to prove ABCD is a parallelogram। ये समझ में आ गई बात। अब इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं बाबू लोग, है ना, तो आगे बढ़ने से पहले आप समझ लीजिए, ये आपका जो है सबसे पहले हम लेते हैं क्या, ए सीन्स ABCD यहाँ से आइए टू ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ध्यान से ABCD
एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। ए डी के बराबर बी सी और ए बी के बराबर सी डी, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है उसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। इसी की ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। नाउ ये देखिए, ये पॉइंट एक्सटीरियर है, तो ये सर्कल के बाहर से पॉइंट दो टेंजेंट ये जा रहा, देखिए ये दो टेंजेंट, थोड़ा टू टेंजेंट फ्रॉम बी पॉइंट, टू टेंजेंट्स बी क्यू एंड बी आर, फ्रॉम सी पॉइंट टू टेंजेंट्स सी पी एंड सी क्यू, और फ्रॉम डी पॉइंट टू टेंजेंट्स डी पी एंड डी एस। और वी नो दैट from exterior point two tangents are drawn on the circle are equal in length। अगर बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं बीच पर खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। यानी इसके अनुसार जो है आप चलते हैं, क्योंकि tangents दीजिए, tangents from exterior point are equal, क्योंकि टेंजेंट जो बाहरी पॉइंट से खींचा जाता है वो इक्वल होता है। तो इसके अनुसार क्या चलेंगे, अब हम कहें कि ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए से लीजिए तो ए पी ए आर इज इक्वल टू ए एस। देखिए यहाँ पर ए से लेते हैं तो ए आर इज इक्वल टू ए एस, यानी ए आर इज इक्वल टू ए एस, ये हो गया। अब उसके बाद जो लेते हैं बी आर इज इक्वल टू बी क्यू, तो आप लेते चलिए, तो बी से लेते हैं तो बी आर इज इक्वल टू बी क्यू, ये हो गया। अब आते हैं सी से, तो अब यहाँ करते हैं तो सी पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये हो गया। डी पर से आते हैं तो आपका डी पी इज इक्वल टू डी एस, ये आपका समझ में आ गया। अब यहाँ से आते हैं, देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखिए ए आर इज इक्वल टू ए एस, बी आर इज इक्वल टू बी क्यू, पी सी सी पी इज इक्वल टू सी क्यू एंड डी पी इज इक्वल टू डी एस, ये तो हमको आ गया। अब जो लेफ्ट साइड में ए आर प्लस बी आर और सी पी प्लस डी पी, इसको ऐड कर दीजिए, तो ए आर प्लस बी आर एक ब्रैकेट में हो गया, ए आर प्लस बी आर, और हो गया सी पी प्लस डी पी प्लस सी पी प्लस डी पी इज इक्वल टू दे रहे हैं, इक्वल टू में आएंगे हम ए एस प्लस डी एस, प्लस डी एस प्लस डी एस हो गया, तो बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस सी क्यू, ये आ गया आपको, नो प्रॉब्लम। अब क्या हो, अब देखिए तो ए आर प्लस बी आर, ए आर और बी आर मिलकर के क्या बन गया आपका, ए बी बन गया, तो ए बी प्लस, अब क्या हो गया सी पी प्लस डी पी, सी पी और डी पी मिलकर बन गया सी डी, तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, यहाँ से आइए ए एस प्लस डी एस मिलकर के ए डी बन गया, तो ए डी प्लस क्या हो गया आपका बी सी, बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू बी सी, यानी ये आपका ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये तो आपको आ गया। तो ए बी प्लस सी डी ए डी बी सी, ए बी, और क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है, ये तो पहले ही बता चुके हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
तो ए बी इजिकल टू सी डी, यहाँ लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी इजिकल टू, अब आइए ए डी के बराबर कौन है, बी सी है, तो लिख सकते हैं कि ए डी प्लस ए डी, ए डी प्लस ए डी। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ से करने के बाद है ना, फ्रॉम हेयर वी कैन ऑल्सो प्रूव 2ab, 2ab is equal to 2ad, 2 to cancel, therefore ab is equal to ad, ab is equal to ad हमको प्रूफ हो गया। अब जब ab is equal to ad हो गया तो लिख सकते हैं कि therefore अब ए बी बराबर ए बी इजिकल टू ए डी है और ए डी के बराबर बी सी है और ए बी के बराबर आपका डी सी है, देयरफॉर ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू ए डी, यानी चारों भुजा आपका बराबर हो गया। तब लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस, हो गया, ये रोम्बस आ गया, ए बी सी डी एक रोम्बस आपको प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी क्या है, कि ये रोम्बस एक रोम्बस के रूप में आ गया ये। अब जो है अगला मैथ जो है हम करने जा रहे हैं उसको देखिए क्या करेंगे, ए जो आप लोग को आता है, हमेशा आता है, ये आपका मेंसुरेशन से जो चैप्टर से हम शुरू किए हैं, तो यू हैव टू ऑल्सो सोल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वन, इट मे बी ऑल्सो कम इन द एग्जामिनेशन। आई हैव हियर सपोज दिस इज ए सेक्टर और एंगल 30 डिग्री and here is also this one. You have to also find the area of this one. Here is given, this one is from here to here 7 centimeter and from here to here that is also 21 centimeter radius. Then find find the area of this sided portion, find the area of this sided portion। तो ओनली अगर ऐसी प्रकार के मैथ रहेगा, इस प्रकार से अगर सम रहेगा, तो दिस टाइप ऑफ द मैथमेटिक्स एरिया ऑफ द होल फिगर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द होल फिगर माइनस एरिया ऑफ द स्मॉल फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन। अगर ब्लेड से हम इस प्रकार से काट लें, इस प्रकार से काट के और इसको हम क्या करें, छोटे वाले को हटा दें, इफ वी कैन रिमूव द स्मॉलर पार्ट देन वी कैन गेट दिस बिग पार्ट। तो एनी टाइप ऑफ द सम विल कम इन द रिलेटेड टू द सर्कल। तो इस सर्कल से अगर किसी भी प्रकार का ऐसा मैथ आएगा तो आपको ये देखना है कि हमको क्या फाइंड करना, व्हाट आई हैव टू फाइंड। तो आई हैव टू फाइंड द साइडेड पोर्शन। तो साइडेड पोर्शन मीन्स अगर देख लीजिए कि अगर पूरा ये पोर्शन को लेकर के ब्लेड से काट लिया जाए और काटने के बाद हम अगर इस पोर्शन को हटा दें तो हमको ये निकल जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट इसमें ज़्यादा आपको लिखने से है। तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन सीधे कर दीजिए, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इज इक्वल टू साइडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग, अभी क्या बन गया, एक आपका सेक्टर बन गया, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, स्मॉल सेक्टर। अब बिग सेक्टर है तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर कर दीजिए 21 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा सेम रहेगा बाई 360। अब यहाँ पाई जो है आपका कॉमन है, थीटा भी कॉमन है, 360 भी कॉमन है, तो इजिकल टू पाई थीटा बाई 360 और बच गया क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। अब पाई थीटा, तो पाई का वैल्यू दे दीजिए 22/7 इंटू थीटा मीन 30 डिग्री,
30/360 और R 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो 7 हो गया 0 0 3 12 3 जा 36, 11 2 जा 22, 6 2 जा 12, यानी 11 बाई हाउ मच 7 6 जा 42 और हेयर 21 21 4 41 माइनस 7 7 जा 49 इजिकल टू 14 बाई 11 बाई 42 और ये हो गया कितना 11 माइनस 9 इजिकल टू 2 और 13 माइनस 4 इजिकल टू 9 और ये हो गया 392 42। अब देखिए कटेगा तो काट के देखिए, नहीं कटेगा तो हमको आंसर पॉइंट में आ सकता है। इट मे बी ऑल्सो इन द डेसिमल पॉइंट, बट आई हैव टू ऑल्सो सी हेयर आइदर दिस आंसर इज हाउ मच, हेयर इज ऑल्सो 11, तो 11 है ना बाई 42 इंटू 392। अब यहाँ देखिए 7 7 6 जा 42, 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42। अब 6 जो है कर दीजिए 3 2 जा 6 और 28 2 जा हाउ मच 56, तो 11 8 जा 88 और 11 2 जा 22 22 और 8 30 300 by 3 how much this one is centimeter square. It means area of this shaded region, area of shaded portion is equal to 300 by 3 centimeter square. तो इस प्रकार से आप लोग को एनी टाइप ऑफ द shaded portion you have to find. Then first of all you have to visualize the figure. What is the total and what I can remove so that we can get the answer. We can get the shaded portion, we can get the shaded region. In this case, not only this much, but such a type of the math will also come examination. So then first of all you have to also find the area of the total figure and also you have to area of the subtracted portion, that will be the area of the shaded portion. तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग को ध्यान हमेशा इस पर देना है और ध्यान दे करके करेंगे तो आराम से मैथ का सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लोग का मैथ कल जो है इंग्लिश का आप लोग का सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में आप लोग को भी बहुत अच्छी तरह से आपको तो पैसेज अनसीन पैसेज आता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अनसीन पैसेज में क्या करना है, अनसीन पैसेज को हमेशा बढ़िया से पढ़ कर करके और जहाँ से आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है उसमें जो क्वेश्चन में जो होता है वाई होता है, हाउ होता है, वेन होता है, हु होता है, उसको हटा दीजिए और हटा करके ही आंसर ले आइए। बस यही आंसर का तरीका होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको दिया हुआ है कि वाई डिड ही वॉच केयरफुली दिस फेनोमेनन, why did he watch this why did he watch this phenomenon carefully? So he watched this scene carefully because, अगर इस प्रकार से आंसर देते हैं तो आपका बिल्कुल सुटेबल हो जाएगा, क्योंकि वहीं से where the question is last, from there you have to write the answer. तो क्वेश्चन से ही शुरू कीजिए। क्वेश्चन में जो आपका why did है, why are है या who are है, who is है या आपको why he is है, why यानी इस प्रकार से जो क्वेश्चन लगा हुआ है उसको हटा दीजिए और हटा करके he is, she is, he was, she was, he will, इस प्रकार से आप वहीं से शुरू कर दीजिए। तो वहाँ से शुरू करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। यू कैन राइट द करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका पैसेज में किसी प्रकार का इसी प्रकार से क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका सही चलेगा। दूसरी ओर जो होता है आपका जो पोएट या दूसरा पैसेज जो होता है वो भी आपका वही है, यानी दो पैसा रहेगा। उसके बाद आपका आर्टिकल है या आपका जो लेटर है, तो लेटर दो प्रकार का होता है ये मालूम है, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल का मतलब होता है, आपको समझ ये हो कि फॉर्मल लेटर का मतलब होता है फॉर्मल जो होता है
इतना समझ लीजिए कि ऑफिशियल होता है, ये समझ लीजिए। ये मोटा मोटी आपका ऑफिशियल लेटर होता है, यानी किसी आपका जैसे लिखना है हेडमास्टर के पास, हेडमास्टर के पास लिखना है, या आपका मैनेजर के पास लिखना है, मैनेजर हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है डीएम हो गए, जीएम हो गए, जो भी है, यानी यू हैव टू राइट द ये ऑफिशियल लेटर, दैट इज ऑल्सो फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल जो होता है, इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल इनफॉर्मल लेटर इज ऑल्सो यू कैन से रिलेटिव लेटर, रिलेटिव लेटर ये भी कर सकते हैं आप। जितने भी आपका संबंधी हैं, भैया है, ब्रदर है, फादर है, मदर है, सिस्टर है, जो भी है, उसके बाद आपको बिल्कुल इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब एक बात और चीज़ देख लीजिए कि अगर आपको जैसे फॉर्मल लेटर है, अभी दो को समझ में आ गया, अगर कोई भी फॉर्मल लेटर आएगा तो फॉर्मल लेटर में आएगा, उसमें क्या कहेंगे, फॉर्मल लेटर में आपका हमेशा जो है फॉर्मल में क्या कीजिए, अब जैसे अभी आपको हमेशा लिखना है एग्जाम हॉल, इसमें और कुछ नहीं करना है, एग्जामिनेशन हॉल, है ना। उसके बाद जो है आपका डीएवी स्कूल, स्कूल हो गया, न्यू दिल्ली, इस प्रकार से आपका लिखना है न्यू दिल्ली। अब उसके बाद ये आपका हो गया, अब उसके बाद लिखेंगे टू, ये कर दीजिए, उसके बाद आपका टू द मैनेजर या ऑब्लिक प्रिंसिपल, कुछ भी लिखिए। अब इसके बाद जो है आपका कहाँ है, कहाँ लिखना है, आपको कहाँ का है, किसका लिखा गया है, एसबीआई बैंक के पास लिख रहे हैं, या आपका मैनेजर है, या प्रिंसिपल आपका किस स्कूल का नाम है, वो दे दीजिए आप। उसके बाद आपका यहाँ से जो करेंगे सब्जेक्ट इसमें देना जरूरी है, ऑफिशियल इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट आपका बहुत जरूरी है। टू इशू ए चेक, या समरी के मैनेजर टू इशू ए चेक बुक, या और भी कुछ है टू ये ग्रांट लीव फॉर 2 डेज या 3 डेज, इस प्रकार से। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपका हो जाएगा माय डियर, या सर खाली कर दीजिए, यानी सर, और सर के बाद जो है आपको लिखना शुरू कर दीजिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आई, ऐसा कीजिए कि ताकि वो लिखा जाए, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आई वुड लाइक टू ऑल्सो से यू। तो इस प्रकार से वर्ड का प्रयोग कर करके आप उसको बॉडी को पूरा कर दीजिए। और पूरा करने के बाद जो है आपको लास्ट में योर जो है सिंसर, योर फेथफुली, कुछ भी कर सकते हैं। आपका एक्स वाई जेड नेम लिखने का सकता नहीं है, एक्स वाई जेड लिख दीजिए, आराम से हो गया। अब आगे आपको फॉर्मल में हो गया। इनफॉर्मल में जो होता है इनफॉर्मल में भी हो गया इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल में आपका जैसे आपका सबसे पहले जो होता है आपका यहाँ फ्रॉम, उसके बाद टू। फ्रॉम का मतलब जहाँ से आप लिख रहे हैं, कहाँ से आप लिख रहे हैं, और टू का मतलब जिसको आप भेज रहे हैं। तो ये दोनों का एड्रेस आपका होना चाहिए, है ना। बोथ ऑफ द एड्रेस यू हैव टू ऑल्सो राइट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम वेयर यू आर राइटिंग द लेटर, एंड whom आर यू राइटिंग लेटर, किसके पास लिख रहे हैं। तो ये दोनों का एड्रेस, एड्रेस के बाद आपको यहाँ पर देना है माई डियर। अब उसके बाद किसके पास लिख रहे हैं, माई डियर फ्रेंड कर दीजिए, माई डियर फादर कर दीजिए, जो भी है, फ्रेंड है, फादर, मदर, जो भी है आपका यहाँ पर कर देना है। हो गया। अब उसके बाद यही शुरू कर देना है, यही शुरू कर देना है। आई एम वेरी वेरी हेयर विथ माई हेल्थ एंड स्टडी, एंड आई होप सेम अबाउट यू। आई हैव गॉट योर लेटर लास्ट वीक and also became very glad that you all the members of family are very good. As you know, अब जिसके रिलेटेड से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा कि क्या चीज लिखना है, तो विषय लिखना है, हॉस्टल लाइफ पर लिखना है। तो यू वांटेड टू नो अबाउट माय हॉस्टल लाइफ, तो आई एम वेरी हैप्पी हियर, है ना, बिकॉज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर कोऑपरेटिव एंड टीचर आर ऑल्सो वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी ये qualified teacher. All of the teachers cooperate me in this hostel life, and I have completed all of the subjects, and I hope that on the basis of the complete of the subject I can get a good marks examination. तो इस प्रकार से आप उसको बॉडी को पूरा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लेटर की बात हो गई, लेटर की बात हो गई। अब उसके बाद जो है आपका
ये जो आर्टिकल लिखने कोई भी टॉपिक दिया रहता है, जैसे सपोज कीजिए इंडियन फार्मर है, सपोज कीजिए इंडियन फार्मर पर आपको एक लिखना है, आपको लिखना है। इसमें क्या करेंगे, अब इसमें आपको अपने मन के अनुकूल अगर कुछ भी नहीं जानकारी है तो पहले से पहले हिंदी जानकारी करिए कि हिंदी में क्या होता है, क्योंकि भारत देश क्या है भारत हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, है ना, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री हो गया। तो अबाउट 70% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। तो फार्मर इज नियरली द सेंट ऑफ द नेचर। प्रकृति का अगर सच्चा साधु है तो वो मेरा फार्मर है, बिकॉज ही अर्न या ही ग्रो द डिफरेंट टाइप ऑफ द क्रॉप्स इन देयर फील्ड, बट दे also support all of the country, not only his family. So after growing of the crops, he supports all of the people of the country, all of the citizen of the country by providing the different type of the grains, and on the basis of the production by the farmer, all of the grains come in the market, and from the market we can buy. So if the farmer will not grow the different type of the crops, so how it is possible to also come in the market? So farmer is really the saint of the nature. He wakes up early in the morning, and he also goes on his field with his plow, with his oxen, and also he take his food on the field, not at the house, on the field, and whole day from morning to evening he stay at his field. And he always care when he comes home, but he is not free. He always care what I have to do, which type of the manure and fertilizer I have to use, है ना, from what type of the irrigation I have to do, but everything he is also always care about his field. तो इस प्रकार से आप उसको पूरा कर सकते हैं जो डेली लाइफ में होता कुछ भी डिसिप्लिन है, या आपको जो है स्टूडेंट लाइफ है। तो देयर आर 4 स्टेजेज ऑफ लाइफ इन द ह्यूमन बींग्स, है ना, जिसको कहते हैं हमको चाइल्डहुड, एडल्ट, यंग एंड ऑल्सो ओल्ड। तो एडल्ट इज द रिसोर्स ऑफ द एजुकेटिंग एजुकेशन। बचपन में तो भूल जाता है लोग, बच्चा रह गया, लेकिन एडल्ट यानी जिसको किशोरावस्था कहते हैं, जो कि आपको 12 वर्ष से उम्र के आपको 24 वर्ष का उम्र जो है, ये आपको एडल्ट्रेशन है। तो इसमें एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट ही एक ऐसा है, क्योंकि एक ऐसा एज होता है कि ये बहुत ही माने कहिए कि खराब भी है और बहुत अच्छा भी है, क्योंकि इसी एज में सब कुछ सीखने को ही मिलता है और सब कुछ गंवाने का भी मिलता है। तो ये जो 12 ईयर जो है, जब 14 ईयर्स के बाद जो है आपका 22 या 24 ईयर्स तक जो एज है वो बहुत ही खतरनाक एज है। एक तलवार के धार पर चलने के बराबर होता है, क्योंकि जिस प्रकार से तलवार के धार पर कब मेरा लग जाएगा, यानी कब हम रास्ता से भटक जाएंगे, ये कहना मुश्किल है बेटा। तो ये एज जो होता है ना, ये 24 से नीचे वाला जो एज होता है इतना खतरनाक होता है। इसमें हर चीज़ आप नकल भी कर लेंगे, इसमें हर चीज़ देखा देखी भी होता है। इस देखा देखी अच्छे भी होता है, तो कभी कभी देखा देखी आपको खराब भी हो सकता है, लेकिन खराब को आपको अपनाना नहीं है, अच्छे को ही अपनाना है। और जो अच्छा को अपना लिया वही सबसे बढ़िया विद्यार्थी कहलाएंगे। तो विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है, इसमें एवरी टाइप का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, every type of the interest you can get in the student life. It is the life of the construction. ये बनावट का है, ये पूरे जीवन का है आपका। अगर ये लाइफ में थोड़ा सा हल्का सा कष्ट कर लिए तो होल लाइफ ही ऑल्सो प्लीजर, होल लाइफ ही हैप्पी। सो इट इज द लाइफ। इसमें सब कुछ कहा जाता है कि अगर इस उम्र में कोई गलती भी करता है तो उसकी गलती को गलती नहीं कहा जाता, ये गलती उसकी अवस्था है, ये गलती उसकी जो है अवस्था को कहा जाता है, स्टेटस को कहा जाता है। क्योंकि इस उम्र में सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको संभलना है बस। और जो इसमें संभल गया, यानी जो इस तरफ मुड़ गया, यानी लर्निंग की तरफ मुड़ गया, एडुकेशन की तरफ मुड़ गया, वो सब कुछ कर सकता है, यानी ही कैन गेट द एवरीथिंग इन हिज हॉरर लाइफ। तो इसमें जो है आपको हमेशा अलर्ट रहना है बेटा, हमेशा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये स्टेज बहुत खराब है। कब ये तलवार की धार से कब हम हटक जाएंगे ये कहना मुश्किल है।
इसीलिए इस एज में इतना ही नहीं, खाली एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ, ये आपका स्टेज आपको हो सकता है आगे पास करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो कॉलेज में जाने के बाद भी यही स्थिति होती है। हाँ, अगर मैच्योर हो जाता है 22-24 ईयर्स के बाद जो है आपका स्वाभाविक है कि आपका मैच्योर हो जाते हैं, तो उसमें आपको कोई गलत काम नहीं करेंगे, कोई कभी गलत रास्ता पकड़ेंगे नहीं। तो गलत भी यही में है और सही भी इसी में है। तो हमेशा अगर कोई विद्यार्थी लर्निंग की ओर बढ़ गया है तो हर चीज़ उसकी सीखने की कला है। हर कुछ हर समय आपका सीखने का एक धुन रहेगा। अगर सीखने का धुन रहेगा तो कभी आपका लाइफ कभी आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। आप लाइफ आपका बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो यही चीज़ इसमें है। तो यही चीज़ को देख करके आप लोग को पढ़ना है ताकि जो है किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद लेटर हो गया, फिर आर्टिकल हो ही गया आपको। अब उसके बाद बायोग्राफ है, तो बायोग्राफ तो जानते हैं कि नेम ऑफ योर फादर्स नेम, मदर नेम भी आ सकता है। नोटिस, तो नोटिस क्या होता है? अब जैसे मान लिया नोटिस में होता है कि हल्का ज़्यादा आपको लिखने का आवश्यकता नहीं है। नोटिस में आपका ज़्यादा, अब जैसे यहाँ कर दीजिए नोटिस, यहाँ नोटिस हो गया आपका। नोटिस के बाद आप लीजिए, है ना। अब उसके बाद यहाँ डेट कर दीजिए कि डेट कहाँ लिख रहे हैं, तो डेट दे दीजिए, आप डेट कर दीजिए। उसके बाद आपका इज नोटिफाई, है ना, नोटिफाई ऑल द स्टूडेंट जहाँ है। अगर नोटिस करना है स्कूल से, नोटिस करना है बैंक में, नोटिस करना है ऑफिस में, कहीं भी कुछ करना है, तो अगर हम लिखते हैं स्टूडेंट स्कूल में तो इट इज नोटिफाई ऑल द स्टूडेंट्स, हो गया। और अगर आपको लिखना है बैंक से तो इट इज नोटिफाई ऑल ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द बैंक, इट इज नोटिफाई ऑल ऑफ द प्लेयर्स, it is notify all of the employee of the office, it is notify all of the labors of the factory, labors of the industry। तो everything यही लिखा है आपको। लाइन शुरू कीजिए। लाइन शुरू करने के बाद आपको दिया रहेगा किस पर नोटिस लिखना है, तो उसी को बनवाली किसमें है कि आपका कोई मैच हो रहा है। तो जैसे इट इज नोटिफाई ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल that our school is going to also held a match with this school, na? And all of the students who want to participate in this one, they give their name, na, to the secretary of the play game till 10 a.m. on 25 या 26 to 2024। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर इसके बाद जो है आपका रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट भी आपको आता है। रिपोर्ट भी क्या करना है, रिपोर्ट में आपका रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट आपका क्या कहाँ करना है, न्यूज़पेपर में करना है या आपको उसको देखना है, तो उसके लिए रिपोर्ट में आपको हमेशा जाएगा, यहाँ पर हमेशा शुरू कर दीजिए ऑन डेटेड, ऑन डेटेड यहाँ से शुरू कीजिए। ऑन डेटेड मान लिया जाए 22/2/2024, ये हो गया आपको। ऑन डेटेड 2024 एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द जीटी रोड, है ना, व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल, है ना, सडनली आई हर्ड द क्राई ऑफ ऑल द पीपल, आई स्टेड फॉर सम टाइम एंड I saw that all of the people are crying very loudly because a big truck and a car also collapse each other and all of the passengers in the car get injured very badly and they also thrown out of the car. So all of the people from the nearby the villages also came at the incident place and they also help all of the injured person and also sent to the hospital। तो ये क्या होगा, विटनेस हो गया और ये रिपोर्ट आपको कर देना आपको। तो ये रिपोर्ट हो गया, मतलब जो आपने विजुअलाइज किया, जो कर रहे हैं, जो विटनेस है वही है। अब आपके स्कूल में मान लिया कि ब्लड कैंप लगा हुआ है, आपके स्कूल में ब्लड कैंप जो है आपका सेटअप किया गया है, तो अब वहाँ पर ऑन डेटेड इतना ये ब्लड कैंप ऑल्सो सेटअप इन माई स्कूल या इन DVS स्कूल न्यू दिल्ली या DVS स्कूल ऑफ ये आपका रांची, पटना एक्सेट्रा। And all of the people who also wanted to donate their blood, they also came on the incident place in the campus of the school, and qualified doctor also arrived there. They also checked up the group of the blood, and after that they also taken the blood from the people and they also sealed
all of the ये blood in the bottle and also give the name of the group। हो गया। तो कोई चीज़ नहीं है, भर्ज नहीं, एकदम इंग्लिश में कोई भर्ज नहीं है। यू कैन राइट ऑल्सो, वेरी वे ऑल्सो। इसके बाद आपका ये हो गया, बी सेक्शन हो गया। सी सेक्शन में आपको जो होता है, सेक्शन सी जो हो गया, इसमें आपका ग्रामर का सेक्शन होता है। अब इसमें ग्रामर के सेक्शन में क्या होता है, अब जैसे मान लिया जाए कि आपको देना है, ऐसे देखिए, आई कंप्लीट द सेंटेंस, सिंपल में कर रहे हैं, कंप्लीट द सेंटेंस रहेगा। जैसे आई नो द प्लेस। अब देखिए यहां पर क्लाउज भरना आपको है, या आई नो द प्लेस, या आई नो द मैन, उसके बाद खाली जगह है। अब यहां देखिए, तो आई नो द प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूं, मैं उस स्थान को जानता हूं। वेयर आई लिव्ड कर सकते हैं, वेयर आई लिव्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं उस स्थान को जानता हूं जहां मैंने, है ना, लंबे अरसे तक रहा था। अब यहां हो गया, आई नो द मैन who had stolen my pen। अब देखिए, तो ये क्या हो गया, आई नो द मैन, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये जो हो गया आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो इस प्रकार से आई नो द प्लेस, प्रिंसिपल, इस प्रकार से आपको भरने के लिए आएगा, और नहीं तो फिर डायरेक्ट आपको भरने के लिए आ सकता है। डायरेक्ट कैसे बने, अगर ये क्लॉज में है तो, और नहीं तो फिर आपका डायरेक्ट भी आता है। तो डायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट में होगा, जैसे मान लिया जाए कि डैश हैज स्टॉलन या हैज ब्रोकन माई चेयर, हो गया। तो अब यहां भरना है ना, क्या हो गया, जैसे हैज ब्रोकन माई चेयर, यहाँ हो गया, हु हैज ब्रोकन माई चेयर, मेरी कुर्सी को किसने तोड़ी है, यहाँ हु का प्रयोग हो गया। उसी प्रकार से हु का वाट, जैसे अगर यहाँ है ही सेड इज राइट, अब क्या होगा, अब यहाँ खाली करना है, एक ही चीज करना है। जैसे आप लिखा हुआ रहेगा WHO WHICH, है ना, WHAT हवाट, ये लिखा है, अब तब यहाँ भरना है। तो अब यहाँ क्या होगा, देखिए, हु, यहाँ तो हो गया, हु हैज ब्रोकन माई चेयर, तो हो गया। अब यहाँ क्या होगा, ही सेज इज राइट, क्या होगा, वाट ही सेज, जो कुछ भी कहते, यहाँ क्या हो गया, वाट का मतलब जो कुछ भी हो गया, वाट ही सेज इज राइट, जो कुछ भी वो कहता है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ वाट हो गया, हो गया नहीं। अब यहाँ जैसे पेन यू हैव लॉस्ट, अब देखिए, तो डैश है पेन यू हैव लॉस्ट। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ बिल्कुल हमको क्या, हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगाना, विच पेन यू हैव लॉस्ट, किस कलम को तूने खोया, तो यहाँ पर बीच हो जाएगा। तो बीच पेन यू हैव लॉस्ट, यहाँ बीच हो गया। तो इस प्रकार से आपका भरने के लिए आएगा, ठीक है। इसकी बाद जो है आपका हो सकता है कि मे बी पॉसिबल कि आपको आ सकता है, कौन चीज आपको हो सकता है कि इसमें आपको आ जाए, है ना, जैसे ट्रांसफर ऑफ सेंटेंसेस। अब जैसे मान लिया जाए कि प्लीज गिव मी ए पेन दिया हुआ है, और इसको है चेंज इनटू पैसिव, वॉइस। आप कैसे करेंगे हम, तो अब कुछ नहीं है, प्लीज गिव मी ए पेन और चेंज इनटू पैसिव वॉइस है। ये कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कौन चीज, एम्परेटिव सेंटेंस। अब इसमें कहीं पे आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस में जो कि शुरू होता है, तो ऐसे में हमेशा आपका सब्जेक्ट यू माना जाता है।
इसीलिए यहाँ पर कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन। तो इस प्रकार से आपको चेंज कर देना। हो सकता है आपको इनडायरेक्ट भी आ सकता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, उसमें भी आपका इतना तो टाइम नहीं है, लेकिन जैसे इनडायरेक्ट में हो गया ही सेड ना, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ है, यहाँ दो प्रकार का होगा बबूल। ही सेड है, यहाँ वाई रहेगा। अगर आपको कभी भी यहाँ पर WHO, WHY, WHICA, WHAT वाट से अगर रहेगा यहाँ पर, तो कुछ भी आपको चेंज करना नहीं है। यू हैव नॉट टू चेंज एनी वन, कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे देखिए ही अगर सेड है तो उसको इंट्रोगेटिव में है तो आस्ट कर दीजिए, ही आस्ट। वाई का वाई रह दीजिए। अब यहाँ डीड लगता है किसमें, सिंपल पास्ट में है। डीड का मतलब होता है सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट जाता है कहाँ पर, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में। तो अब सेकेंड पर्सन से टू ऑब्जेक्ट, यानी ही सेड टू मी, ही सेड मतलब ही सेड टू मी। वाई, तो वाई आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। हो गया ये, एक बार से बन गया। और अगर यहाँ पर आपका इज रहेगा, एम रहेगा, वाज रहेगा, देयर रहेगा, सर रहेगा, विल रहेगा, कुड रहेगा, कुछ भी डू डज डिड रहेगा, तब आपको ही आस्क के बाद यहाँ पे आपको इफ या वेदर लगाना है। इफ या वेदर लगा करके आपको वाक्य बनाना होगा। अब बाकी सब वही रहेगा। आपको अगर देख लीजिएगा कि अगर ऐसा है तो अगर WHO रहेगा, WH का वर्ड रहेगा, इसमें आपको किसी प्रकार का नो चेंज, यही वर्ड रह जाएगा, आपको यही वर्ड यहाँ आ गया। उसके बाद आपका खाली टेंस चेंज करना है और पर्सन चेंज करना है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर शुरू होता है जैसे आर यू ए बॉय, आर यू गोइंग टू स्कूल, वाज ही ऑल्सो गोइंग टू स्कूल, तो उसमें आपको इफ या वेदर का प्रयोग करके चलना होगा। तो ये ग्रामर पोर्शन है। उसके बाद जो है आपका जो सेक्शन डी होता है, तो सेक्शन डी में आपका जो होता है सी तक आ गया। सेक्शन जो डी होता है इसमें फिर आपको क्या होता है, दो पैसेज आपका जो सीन रहेगा, जो आप पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर से पढ़ चुके वही चैप्टर से आपका दो पैसेज दिया रहेगा। उसका क्वेश्चन आंसर आपको एक रहेगा प्रोज का और एक रहेगा पोएट्री का। बस उसके बाद आपका जो बुक का जो क्वेश्चन आंसर है वो रहेगा, वो जैसा पढ़े हैं आप उसमें भी आपका कह दिए कि जहाँ से क्वेश्चन खत्म हो रहा है उसी क्वेश्चन का पार्ट लेकर के ही आंसर शुरू कर दीजिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए माइंड टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया से आप इंग्लिश का भी कोर्स कीजिए। उसके बाद आप लोग आइए मैथमेटिक्स के लिए और साइंस के लिए, उसके लिए हम और भी तैयारी कर रहे हैं। God bless you. You can do better in your life. You can also get a good marks in examination, and you can also be always happy and without tension. You can also go to the examination hall, and there will be also no any tension in your mind. I will pray to God.